शराब घोटाले में छूटने के बाद केजरीवाल जी का अगला टारगेट क्या है? चुनाव के दिन पे हमारे जो लोग प्रमुख चुनिंदे चेहरे हैं उनको घरों से उठा लिया गया। किस तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा, एक एक विधानसभाओं में 5-5 हजार फर्जी वोट डालने की एप्लीकेशन डाली गई, फर्जी वोट बनाने की। अगले साल पंजाब में भी चुनाव है। दिल्ली तो हाथ से गई आम आदमी पार्टी के, अगर पंजाब भी हाथ से चला गया तो फिर आम आदमी पार्टी का खर्चा पानी कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि हमारी पार्टी टूट जाए, हमारे नेता जेल में रहें। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी, जिनको ये पूरा देश शिक्षा क्रांति का जनक कहता है, पूरा देश ये मान चुका था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया नहीं हो सकते हैं, उन मनीष सिसोदिया को 17 महीने इनकी सरकार ने जेल में रखा। एक आम आदमी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार आता है, दिल्ली में सरकार भी बना लेता है वो आदमी, और 3 बार लगातार वो जीतता है। केजरीवाल जी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? इस देश में जितनी भी आप मैनिफेस्टो जो भी गारंटी अरविंद केजरीवाल दें, उनको पूरा करने में वो माहिर है। शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए, सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, और तब जाकर के लास्ट में कोर्ट ने पाया कि ये केस चलाने लायक ही नहीं है, केस में कोई दम ही नहीं है, और बाद में रिहा कर दिया गया। तो ये साजिश थी या फिर कोई किसी तरह की सेटिंग? दिल्ली हाथ से गई नहीं, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, और वो भी फर्जी मुकदमे से, जालसाजी से, फर्जीवाड़े से। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के तो कुल मतों की संख्या में अगर आप अंतर जानेंगे, मात्र 2 लाख का है। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में फायदा लेने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को जेल भिजवा दिया, और फिर चुनाव हो जाने के बाद अब निकलवा भी दिया, ताकि वो गोवा, गुजरात और भी जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर वोट काट कर बीजेपी इसका फायदा उठा सके। देखिए, बीजेपी हारेगी ये तय है। इस बार का चुनाव बीजेपी को हराएगा, क्योंकि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने धोखा दिया है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। यूपी में अगले साल चुनाव आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ संगठन में आने वाली है? आज हम बात करने वाले हैं सर्वेश मिश्रा जी के साथ। ये आम आदमी के बड़े प्रवक्ता हैं। आम आदमी के अच्छे दिनों में तो साथ रहे ही, और आम आदमी पार्टी के बुरे दिनों में भी साथ रहे। अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, इन सब के बड़े करीबी हैं। तो आज इन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में हमसे बात करी है, और इलेक्शन, चुनाव, अच्छे दिन जो मीडिया में चर्चा होता है उस पर बात करी है, और इनके खुद के चुनावी पारी के बारे में भी आज इन्होंने बात करी है। ये बात मैं जो आपसे तब कर रहा हूँ जब हम पूरा पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं, पूरी चर्चा हो चुकी है। तो आज के पॉडकास्ट में आपको मजा आएगा। इनकी रणनीति, इनकी सोच, इनकी विचारधारा के बारे में आज हम जानेंगे कि आम आदमी क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। ये सब कुछ आज हमने बात किया है सर्वेश मिश्रा जी के साथ। शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए, सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, और तब जाकर के लास्ट में कोर्ट ने पाया कि ये केस चलाने लायक ही नहीं है, केस में कोई दम ही नहीं है, और बाद में रिहा कर दिया गया। तो ये साजिश थी या फिर कोई किसी तरह की सेटिंग? ये सेटिंग तो कहना ही हास्यास्पद है, और आप खुद देख सकते हैं। मैं तो चाहता हूं इस देश का कोई नेता बताए जो इस तरीके की सेटिंग करता हो कि अपने सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं को जेल में डलवा दे, और जेल की प्रताड़नाएं सहे, अपनी दवाइयां तक उनको ना मिले। देखिए, आपने एक बात कही कि ये सभी लोग जेल गए, और जेल जाने के बाद कोर्ट का एक निर्णय आया, और कोर्ट ने अपने जो निर्णय में कहा वो बहुत ही देखने वाली बात है, और ये समझने वाली भी है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक उस स्टेट का राज्यसभा एमपी, सभी लोग चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके की मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं उनको दी जाती हैं, उनके और उनके परिवार को अलग, और सहयोगियों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। और इन किन प्रकारेण उद्देश्य मात्र एक है कि जो सरकार 3 बार सरकार बना चुकी है, जो पार्टी, उसको तोड़ा जाए, उसको गिराया जाए, और अलग अलग स्तरों पर उन्होंने तोड़ा। कोर्ट के फैसले पे दूसरे चरण में आते हैं। आप समझिए कि आखिर में केस में क्या हुआ। आपने पार्टी के सभी लोगों को गिरफ्तार करते गए, उनको बेल नहीं मिली, क्योंकि ईडी का जो कानून है वो अलग तरीके का है। पूरा देश तो जानता नहीं है कि ईडी का कानून क्या होता है। लोगों को तो एक ही बात लगती है, जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है वैसे सीबीआई करती है, वैसे ईडी करती है। आपने सबको गिरफ्तार करा दिया। ईडी का एक ऐसा काला कानून है कि जो कि इस्तेमाल था ड्रग
पैडलिंग जो ड्रग ट्रैफिकिंग में लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए आपने उनकी जगह उनका इस्तेमाल किया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जनता ने जिनको चुना उनको पार्टियों को हराने के लिए। ये मैं पूछना चाहूंगा, ईडी का इस्तेमाल किस लिए होता है? ईडी का जो कानून बना था, ईडी का कानून प्रमुख रूप से जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए बना था। मनी लॉन्ड्रिंग जो इन सब तरीकों से होती है अवैध रूप से, उनको करने के लिए, उनको रोकने के लिए कानून बना था। और इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों और इनको वर्तमान सरकार कर रही है। और उनका ये था कि चाहे ड्रग की तस्करी इंटर स्टेट इस तरीके से लोग करें और समाज में इस तरीके की चीजें ना फैलें कि पैसा अलग अलग तरीके से फैल जाए, उनको रोकने के लिए प्रथम दृष्टया इसका कानून को बनाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई तो इस कानून में उन्होंने कई परिवर्तन किए। और इस कानून में और सामान्य कानूनों में दो तरीके के फर्क होते हैं। ईडी के कानून में संस्था बस आरोप लगाती है, आप साबित करते जाइए। और दूसरे किसी भी कानूनों में जैसे सीबीआई में कि जो संस्था आरोप लगा रही है उसको उसके तथ्य भी देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे। नहीं, ये दो फर्क है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक तरफ ईडी है और एक तरफ सीबीआई आरोपी है जिस पर आरोप लग रहा है जी, ठीक है, और तीसरी तरफ वो है जिसने ईडी को बोला कि ये आरोपी है। ऐसे ही होता है। तो आप कह रहे हैं ईडी को जो बता रहा है वो बस आरोप लगाता जाए, आरोपी अब ये साबित करेगा कि उस पे आरोप है कि नहीं? नहीं, ईडी अगर किसी व्यक्ति पे केस कर रही है तो ईडी खुद आरोप लगा रही है। ईडी एक संस्था हुई तो ईडी को साबित नहीं करना पड़ता है। वही अगर सीबीआई लगाए तो सीबीआई को साबित करना पड़ता है, सीबीआई को सबूत देना एक तरीके से उनको फैक्ट्स देने पड़ते हैं और सबूत देना पड़ता है कि इस वजह से। मतलब सीबीआई बिना फैक्ट्स और सबूत के आप पर आरोप नहीं लगा सकती। सीबीआई के पास आपके पास सबूत चाहिए, आरोप लगाने के बाद उसको खुद साबित करना है। और ईडी में आपको साबित करना है। जैसे आप समझिए कि मैं ईडी हूं और आप पर केस कर रहा हूं तो आपको साबित करना है कि आप आरोपी नहीं हो। हाँ, कि नहीं है ये जो क्राइम है मैंने नहीं किया है। और अगर आप सीबीआई, जैसे मान लीजिए मैं सीबीआई हो गया और आप आरोपी हो तो इसमें मुझे साबित करना, सीबीआई को साबित करना। ईडी ने तो आपकी भी गिरफ्तारी करी है। ईडी ने मेरी गिरफ्तारी नहीं करी थी, मेरे ऊपर रेड किया था, रेड कई बार। हाँ, जरा समझाइए कि ईडी कैसे काम करती है और ईडी ने आपके साथ क्या क्या किया। ये केस था, इस केस में बहुत से लोगों पे मुकदमे हुए। जो भी इन अधिकारियों को बैठ के उलूल जुलूल जिसका नाम जहां से भी आता था वो शामिल करते गए। ऊपर से जो भी टारगेट मिला कि इस नेता को गिरफ्तार करो तो उस नेताओं के लिए एक स्टोरी बनाते हैं। जैसे हम और आप बैठ के फ्रिक्शन की कहानियां लिखते हैं, आज की ईडी उसी तरीके की फ्रिक्शन की कहानियों पे बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां कर देती है। जैसे आप समझिए कि नॉवेलिस्ट बैठते हैं, बॉलीवुड के राइटर बैठते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बैठते हैं, वो बैठ के कहानियां बनाते हैं कि इस फिल्म में ये करते हैं, तो उस तरीके से कहानियां बनी। जिस राज्यसभा एमपी सांसद संजय सिंह जी का शराब घोटाला, शराब कानून किसी सरकार डायरेक्टली किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं था, एक फर्जी तरीके से एक गवाह तैयार करके उसको जेल में डालकर उससे गवाही दिलवा की गिरफ्तारी कर दी गई। आप सोचिए अगर क्या ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी, किसी बिजनेसमैन को, और ये कहेगी कि ये लिखो, तो क्या उसकी औकात है कि वो नहीं लिखे? और उसके बाद कहेगी लिखो नहीं तो जेल में सड़ जाओगे, और जिस दिन लिख दिए उसके अगले दिन जमानत मिल गई अगली बार। आप पर रेड कैसे पड़ा? तो क्या हुआ इसी केस में, इसी शराब घोटाले के केस में मुझ पे रेड पड़ी। सांसद संजय सिंह जी को इस पूरे देश की जो मुखर आवाज है, जो जानते हैं कि किस तरीके से विपक्ष की मजबूत आवाज है और अंतिम आदमी की आवाज को उठाते हैं, चाहे सड़क में हो चाहे सदन में, उनकी आवाज को कोई दबा नहीं पाता है। सरकार, लोकसभा का चुनाव था, उनकी आवाज को सरकार दबाना चाहती थी, उनकी आवाज को रोकना चाहती थी, तो उनको ईडी का इस्तेमाल किया कि इस केस में उनको फंसा दो, उनको जेल में डाल दो, तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नहीं तो ये बाहर रहेंगे, बहुत ज्यादा बोलेंगे, इनको बेल मिलेगी नहीं, क्योंकि ईडी के मामलों में मिलती नहीं है। तो उनका जो पूरा केस है मेरे ऊपर इन्होंने बनाया। और उसके ही केस में पहले उनके जितने भी साथ के तीनों लोग हैं, मैं हूं, अजीत त्यागी जी हैं, विवेक त्यागी जी हैं, सब पे रेड मारा। अच्छा। मेरे जन्मदिन के दिन ही सुबह सुबह ईडी रेड पर आ गई। तो रेड पर आई, फोन वोन करके आते हैं या ऐसे क्या जाते हैं? नहीं, रेड पे तो फोन करके आएंगे ही नहीं। अच्छा, सीधा आपके घर पर आए? बाकायदा वो कई दिन आपकी रेकी कर चुके होते हैं, आपकी फोन मॉनिटरिंग से लेके सब कुछ मॉनिटरिंग करती रहती है। वो आपको पता भी नहीं चल रहा होता? वो आपको किसी को नहीं पता चलेगा। एजेंसीज हैं, उनके पास बहुत ही अलग अलग तरीके हाईटेक चीजें हैं, वो करती रहेंगी। वो सुबह के टाइम आ जाएगी और आपसे, जैसे हमारे यहाँ सामान्यता आई, तो हम लोगों को कभी ऐसा कभी जीवन में हुआ तो है नहीं, कभी पुलिस भी नहीं आई है, कोई सिपाही दरोगा भी कभी इस तरीके से नहीं है, अचानक से आएंगे।
उस समय दुर्भाग्य से मेरे पिताजी भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, उस समय थे आवास में ही थे। तो थोड़ा एक झटके की तरह होता है माँ बाप जब इस तरीके से हों, लेकिन अब खैर ईश्वर की कृपा से वो स्वस्थ है। तो उस समय आई और तुरंत आते आते ही एक साथ वो लोग आते हैं। कितने लोग आए थे? अमले जमले में 6-7 लोग थे। नीचे अपनी सिक्योरिटी अलग होती है उनकी इंफॉर्मेशन के साथ, 6-7 लोग आपके घुसते हैं। और उसका नियम देखिए, मैं सभी लोगों को बता दूं कि उसका नियम ये होता है, पहले आएंगे वो कहेंगे आप मुझे चेक कर लो कि भाई मैं कोई किसी तरीके का कोई ऐसा प्रमाण तो कोई लेकर तो नहीं आया हूं जो एविडेंस आपके घर में छोड़ जाऊं और आपको आरोपी बना दूं। तो पहले वो अपनी चेकिंग कराएंगे। पहले उन्होंने अपनी चेकिंग कराई, फिर वो अपने साथ विटनेस भी लेके आएंगे कि भाई हम लोग विटनेस आए हैं, साइन कराएंगे भाई जिनके खिलाफ है। उसके बाद पूरे घर में उनकी जांच शुरू होगी, आपके घर में क्या है, कितने पैसे हैं, कितने कागज हैं, क्या है, पूरे दिन चलेगी। तो वो लोगों ने ऐसे ही, हम लोग के घर में तो कुछ ऐसा चीज ना है, ना रहता है, ना होगा। तो पूरे दिन चेकिंग करेंगे, पूरे दिन उनके लोग अपने आपके कपड़े ढूंढेंगे, आपकी अलमारियां निकालेंगे, आपकी डायरी पढ़ेंगे, आपके जितनी चीजें हो सकती हैं, फाइलें लगाना, फाइलें, कागज सब पलट देंगे, दिन भर सवाल करना, ये सब चीजें। एक तरीके से आप समझिए कि अगर राजनीतिक लोग ना हो, सामान्य लोग हों, तो वो मेंटल टॉर्चर करते हैं वो। एक तरीके से मेंटल टॉर्चर का वो प्रोसेस है। पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ जब पूरे दिन चेकिंग? आप पूरे दिन चेकिंग करेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, कुछ सवाल वो बनाकर आपसे ले जाएंगे, सवालों के जवाब। उसके बाद आपका वो जो भी मन करेगा उनको सीज करके ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं है, एक आपको दे देंगे। जैसे मेरा मोबाइल फोन लेके चले गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद से अगर उनका मन करेगा तो आपको गिरफ्तार कर देंगे, मन करेगा गिरफ्तार नहीं करेंगे। हाँ। और उसके बाद वो बुलाते रहेंगे दफ्तर अपने कई दिन तक। जैसे मुझे ही कई दिन तक दफ्तर बुलाए रखा, सुबह से लेके शाम तक दफ्तर में बैठाए रखते हैं। चंद 10-10 घंटे बैठाए रखेंगे आपको, सवाल हो सकता है बस 10 ही मिनट करें, 10-10 घंटे बैठाए। ईडी का दफ्तर अलग होता है, पुलिस का दफ्तर अलग होता है, पूरी तरीके से दफ्तर में बुलाते हैं। हाँ, ईडी के दफ्तर में वो बुलाएंगे आपसे, 10 घंटे बैठाए रहेंगे। एक तरीके से मेंटल टॉर्चर करने का बहुत बड़ा प्रोसेस है। और अभी के मतलब अगर वो सही उद्देश्य में काम करें, अगर ईडी अपने सही उद्देश्य में काम करती तो 6000 केसेस उन्होंने आज तक इसमें किया है और 0.1% के तकरीबन उनका अभी तक सक्सेस रेट रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं, तो पूरे देश की बात कर रहा, पूरे देश में जितना भी उन्होंने केस अभी तक किया है, अभी 1% भी उनका सक्सेस रेट नहीं है। 1% जिसे मैं कह रहा हूँ। इसका पूरा जो, ये कब से बता रहे हो आप, कब से लेके? ईडी इस टेन्योर में पूरा जितना केस किया है बीजेपी सरकार में। अच्छा, 2014 से लेके आप कह रहे हैं? ईडी के केसेस में तो वो 1% से भी कम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये संस्थाएं कर क्या रही हैं, इतने पैसा कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और सोचने की बात है, इस पूरे देश के जितने अधिकारी हैं वो ईडी में आने के लिए बहुत लालायित क्यों, इस पर भी सोचने की जरूरत है कि सबको पता है ईडी में आने के लिए लालायित है, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा सरकार अगर किसी संस्था में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं जहां के थ्रू, क्योंकि भाई सरकार वहां से सत्ताओं को तोड़ना और जोड़ना चाहती है, तो सभी इस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं संस्थाएं। सीबीआई, ईडी जो भी हो, जो भी राजनीतिक पार्टियों को गिराने की अगर टूल बन जाए तो उनका काम क्या है? सीबीआई के केसेस करना। और खुद ये भारतीय जनता पार्टी एक समय सरकार में थी, कहती थी कि सीबीआई सरकार का तोता और मैना की संज्ञा देती थी इनको। अच्छा। अब आई और आने के बाद से ईडी के जरिए उन्होंने सभी पूरे देश में कई ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कई ऐसे नेता हैं जो वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, किसी दूसरे दल में थे, टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, आम आदमी पार्टी में थे तो भ्रष्टाचारी थे। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं वो धुल जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। वो एक वॉशिंग मशीन है और उनको वॉशिंग मशीन में लाने का काम कौन करता है? वो ईडी और सीबीआई करती है। तो आप पूरी उसी प्रक्रिया को समझिए। हम लोग वहीं आ जाते हैं कि ईडी आई, ईडी ने छापा मारा, मेरे को भी इसी प्रोसेस की तरह ले गए। देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, 10-15 साल, और जिस नेता के भी साथ रहते हैं कि तपी हुई मिट्टी में है, तो हम लोगों को तोड़ना ओड़ना किसी संस्था और इनके बस की बात है नहीं। सब कुछ दांव पर लगा के जिंदगी आगे लेकर आते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस लोकतंत्र में अगर एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक सांसद को अगर इस देश की कोई संस्था सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गिरफ्तार कर सकती है, तो उस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना हनन हो रहा है, बस आप इस बात को सोचिए। और ये सिर्फ यही नहीं किया इन्होंने, हेमंत सोरेन जी के साथ क्या किया? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर
को आपने गिरफ्तार करने उस समय ही आपने केस चलाया, और उनके केस का निर्णय जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे इतिहास भी शर्म करेगा इन लोगों पर। केस बनता ही नहीं था, केस ध्वस्त हुआ। कौन करता है सब? इन्हीं ये नेता कराते हैं सीधे तौर पे भाई, मोदी और अमित शाह कराते हैं, और कौन कराएगा? उनके पास वही लोग यही काम ही करते हैं, सरकार बनाना, सरकार गिराना। देश की गरीबी मिटाने पे थोड़े काम करते हैं, स्कूल अस्पताल बनाने पे थोड़े काम करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, पूरे देश में एन के इन प्रकार सत्ता कैसे भी बनी रहे और इस देश का लोकतंत्र कैसे कमजोर हो, इस देश के लोकतंत्र में जवाबदेही कैसे कम हो। हर तरफ ऐसी ही है। आप अपने चैनल पे ही मोदी और अमित शाह के खिलाफ 10 दिन बोलना शुरू कर दीजिए, आप देखिए क्या हालत होती है। आप पे कैसे स्ट्राइक पड़ना शुरू हो जाएंगे, सरकार आप खतरा बताना शुरू कर देगी आपको। आज ही इस देश के एक बड़े न्यूज चैनल है 4 PM, उसको सरकार ने नोटिस देके बंद कर दिया, कोई कारण नहीं बताया। लेकिन आप बोल तो रहे हैं, ये आवाज जा तो रही है नहीं तो देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग बोलते रहेंगे। इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि इस देश की लोकतंत्र में कितने भी बड़े तानाशाही प्रवृत्ति के नेता आए हैं, इस देश का लोकतंत्र, इस देश के लोग बहुत ही शानदार हैं और ये दुनिया का सबसे बृहद लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती भी है। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में फायदा लेने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को जेल भिजवा दिया और फिर चुनाव हो जाने के बाद अब निकलवा भी दिया, ताकि वो गोवा, गुजरात और भी जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर वोट काट कर बीजेपी इसका फायदा उठा सके। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि हमारी पार्टी टूट जाए, हमारे नेता जेल में रहें। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी, जिनको ये पूरा देश शिक्षा क्रांति का जनक कहता है और जो ये पूरा देश ये मान चुका था कि सरकारी स्कूलों के हालात नहीं बदल सकते हैं, पूरा देश ये मान चुका था कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया नहीं हो सकते हैं, उन मनीष सिसोदिया को 17 महीने इनकी सरकार ने जेल में रखा। 17 महीने जेल में रहकर आए वो। सुबह उठ के जो शिक्षा मंत्री स्कूलों के बच्चों की प्रेयर्स अटेंड करते थे, देश के ऐसे शिक्षा मंत्री थे, उनको 17 महीने जेल में रखा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी, उनके नेता तो चाहते थे कि हमारे नेता टूट जाएं, हमारी पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि इस देश में अगर कोई उनकी सरकार के काले चिट्ठे को खोलने का काम करता है तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया करते हैं। जो अगर उनसे मुकाबला, जो उनसे कड़ा मुकाबला, उनकी आंख में आंख डाल के सवाल करने का काम करते हैं तो आम आदमी पार्टी करती है। तो ये निराधार है बात। और इसी आधार पे आप देखेंगे कि अब पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में 14% वोट लेकर आई थी। हमारा जनाधार वहां बढ़ा है और आज भी पंचायत चुनाव में हम लड़ने जा रहे हैं, हम एक बड़े स्तर का परिणाम लेकर आएंगे। आप खुद सोचिए, हमारे एक विधायक को इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई, कि हमारी पार्टी से इस्तीफा दिलवाया, अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, उसके बाद उस सीट को खाली कराया, उसके बाद उस व्यक्ति को वहां का टिकट भी नहीं दिया। और आम आदमी पार्टी की शानदार हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप को सलाम करिए कि वहां से उपचुनाव हुआ और हमने गोपाल इटालिया जी को उतारा और वो भारी मतों से हमारी सीट जीती। तो इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आप ये कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल में भी पानी निकालने का काम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप कर सकती है। गुजरात में जो लोग कहते थे मोदी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, गुजरात का मॉडल का डंका पीट के वो देश में आए, आज उनके सीने पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि गुजरात के नाम पे आपने फर्जी विकास का मॉडल दिखा रखा है। गुजरात ड्राई स्टेट है लेकिन पूरे स्टेट में घर बैठ के शराब की डिलीवरी करा सकते हैं। गुजरात ड्राई स्टेट है, शराब बंद है, लेकिन आप गुजरात में सबसे ज्यादा शराब की कालाबाजारी है। ये तो बिहार में भी हो सकता है। तो आप खुद सोचिए, क्या इतने दिन से किस तरीके से ये सरकार अलग अलग तरीके के दोगलापन अपने कार्यों में करती है। गुजरात आज भ्रष्टाचार का अड्डा है, गुजरात से गरीबी खत्म नहीं हुई है, गुजरात के हालात शिक्षा के ऐसे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को टेंट वाला स्कूल में जाके वहां पे दिखाना पड़ा कि गुजरात का एजुकेशन सिस्टम में है। प्रधानमंत्री जी आए, टेंट लगा, प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठ गए और प्रधानमंत्री जी जब निकल गए तो टेंट गायब हो गया, स्कूल गायब हो गया। सोचिए कितना हास्यास्पद है। मतलब ऐसा हुआ है चुनाव में, आप देख लीजिएगा, सब ये सबके सामने है कि एक देश के प्रधानमंत्री जिस प्रदेश में इतने दिन मुख्यमंत्री रह गए हैं, उस प्रदेश में एक बेहतर स्कूल दिखाने के लिए पिछले चुनाव में वो गए, टेंट का स्कूल बनवाया गया, बकायदा डेकोरेटेड स्कूल, और प्रधानमंत्री जी का स्कूल गायब हो गया। फिर जब शराब घोटाले में छूटने के बाद केजरीवाल जी का अगला टारगेट क्या है? ये पूरी पार्टी छूट गई है, पूरे देश में खुशी की लहर है, लोगों में भी बहुत एक उम्मीद है और लोगों ने मान लिया
कि देखिए अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको आप बहुत दिनों तक बदनाम नहीं कर सकते हैं। पूरे देश के लोग आज बधाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं और पूरे देश में एक मैसेज जा चुका है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए कोई भी केस और मुकदमे कर सकती है। ये पूरे देश में इमेज जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ते थे। हमारा काम की राजनीति है, ये जो आम की राजनीति है, आम आदमी की राजनीति है, ये काम की राजनीति है। हम किसी भी स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं और वोट मांगते हैं। दिल्ली में हम 3 चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार सरकारें बन चुकी हैं। आपने कभी दिल्ली के चुनाव में एक कोई फर्जी मुद्दा बता दीजिए जो हमारी पार्टी लेकर आई हो। देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि हमने स्कूल बनाए, हमें वोट दीजिए, हमने क्लासरूम की संख्या बढ़ाई है, हमने वोट दीजिए, हमने बच्चों के अटेंडेंस का परसेंटेज बढ़ा दिया है, वोट दीजिए, हमने प्राइवेट स्कूलों से अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, हमें वोट दीजिए, हमने शिक्षा, हमने स्वास्थ्य के हालात को बदले, हमने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य को फ्री किया है, हमें आप वोट दीजिए। हम सड़क दुर्घटना में, आप दिल्ली में कहीं भी सड़क दुर्घटना हो जाए, पास के प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, इलाज का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। इस नाम पर अरविंद केजरीवाल जी ने वोट मांगा। सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने की राजनीति की है उन्होंने। जब बिजली की योजना आई, उन्होंने कहा हम बिजली का बिल हाफ करेंगे। जब वो सरकार में आए, उन्होंने देखा कि ये तो हम माफ कर सकते हैं। बिजली बिल हाफ का वादा करके जो सरकार आई, उसने बिजली बिल माफ कर दिया, पानी का बिल माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको जीवन जीने की जो बेसिक एमिनिटीज हैं, आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हम आपको दे रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, आपके पैसों की बचत होगी, उससे बाजार से अच्छी चीजें खरीदिए, अपने जीवन के, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए करिए। महिलाओं को उन्हें फ्री बस दे दी। कितनी बड़ी स्कीम, जो कोई सोच भी सकता था कि किसी प्रदेश की सब महिलाएं बसों में फ्री चल रही होंगी, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म की, किसी भी आर्थिक स्तर की होंगी। कितनी बड़ी बात थी। सोचिए कोई घरों में काम करने वाली महिला जब वो जाती होगी काम करने के लिए, बसों से आना और जाना कितना आसान हो गया, उसके महीने की जो बचत है कितनी बड़ी है। बच्चियां जो स्कूल जाती थी उनके लिए कितनी बड़ी बचत है। तो इस टाइप के दिल्ली में जो स्टाइल ऑफ अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उन्होंने दिया और उसी रणनीति पे आज भी चल रहे हैं। पंजाब में आज हमने कहा कि हम 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक स्वास्थ्य की योजना लेकर आई है। इस स्वास्थ्य की योजना में 10 लाख प्रति परिवार, 10 लाख रुपए तक का इलाज सबके लिए मुफ्त है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कोई आयुष्मान एक योजना है सरकार की, पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से चल रही है। अगर आपके पास 1 बीघे जमीन है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप आयुष्मान नहीं बनवा सकते हैं। क्या आप खुद बताइए, इस देश में क्या गरीब के पास मोटरसाइकिल नहीं है? क्या गरीब घर में टीवी नहीं लगवा सकता है? वो आयुष्मान के अंदर कवर नहीं होगा। क्या 1 बीघे जिसके पास जमीन है उसकी इतनी आमदनी है कि वो 1 लाख रुपए अपने इलाज पे खर्चा कर ले? इस देश की आप सोच सकते हैं कि जिस देश में गरीबी का आलम इतना ज्यादा है, जिस देश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बढ़ चुकी है, जिस देश में गरीबी का प्रतिशत ये है कि आप 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो राशन फ्री में देते हो, उस देश में इलाज की सुविधा नहीं है, उस देश में अस्पताल की सुविधा नहीं है। ऐसे में पंजाब की हमारी सरकार ने योजना दी है कि 10 लाख तक सभी परिवारों का इलाज मुफ्त है। कोई भी परिवार बना सकता है, कितनी भी उसकी 1 करोड़ रुपया कोई घर कमाता है वो भी ले 10 लाख फ्री, कोई 1 रुपया कमाता है वो भी ले 10 लाख फ्री। तो इस तरीके की योजना है। 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला भी आदमी अगर 10 लाख की चीज फ्री पा रहा है तो सरकार 10 लाख तो कहीं ना कहीं पे करेगी ना उसके लिए, लेकिन वो सक्षम है 10 लाख पे करने के लिए, फिर भी उसका 10 लाख बचवा रही है सरकार। नहीं, निश्चित है कि वो ना ले, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार अपना दायित्व निभा रही है। सरकार भी है कि सरकार आपको अच्छे इलाज की सुविधा दे रही है। बहुत से लोग, दिल्ली में हमारी बिजली की स्कीम आई, हमने कह दिया कि आपको मुफ्त बिजली नहीं लेनी है, आप फॉर्म भर के छोड़ दीजिए। दिल्ली में लोगों ने छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने, हमारी मुफ्त बिजली नहीं करेगा। हर किसी को पैसे बचाने नहीं, लोग ऐसे हैं और लोगों ने किया भी, और सरकार का भी एक दायित्व होता है। अब सरकार सड़क बनाती है, सरकार कहती है कि भाई, अब सरकार कहती है कि हमारी पंजाब की सरकार ने काम किया कि जब हमने सरकार बनाई, हमने टोल देखा कि बहुत से ऐसे टोल हैं जो अच्छी कमाई कर चुके हैं, समय पूरा हो चुका है, सरकार ने 75 ऐसे टोल बंद कर दिए। जबकि ऐसा थोड़ा है कि अमीर आदमी उस पर टोल देके जा नहीं सकता है, जा सकता है, लेकिन जब सरकार की आर्थिक क्षति नहीं हो रही है, सरकार अपने आर्थिक जो स्तर उसने मिनिमम लेवल तय किया पूरा कर चुकी, सरकार की अच्छी पॉलिसी है कि आप लोग जाइए, हम आपको पैसे बचा रहे हैं, आप उनका एक्सपेंस और किन्हीं चीजों में करिए, बाजार की और चीजें ले आइए, मार्केट बढ़ाइए, इनोवेशन बढ़ाइए और चीजें करिए। ढेर सारी ऐसी चीजें हैं। अगले साल पंजाब में भी चुनाव है, दिल्ली तो हाथ से गई आम आदमी पार्टी के, अगर पंजाब भी हाथ से चला गया तो फिर आम आदमी पार्टी का खर्चा पानी कैसे चलेगा? देखिए, दिल्ली हाथ से गई नहीं,
दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, और वो भी फर्जी मुकदमे से, जालसाजी से, फर्जीवाड़े से। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के तो कुल मतों की संख्या में अगर आप अंतर जानेंगे मात्र 2 लाख का है। इस बात को सब लोग जान जाएंगे कि मात्र 2 लाख के दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया। उन्होंने क्या किया, खुलेआम उनके नेता प्रवेश वर्मा चप्पल, जूता और कंबल और पैसे बांट रहे थे अपने घरों में बुला के। टीवी कैमरे पर था। चुनाव आयोग का दफ्तर उनके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। किसी की हिम्मत नहीं थी। चुनाव के दिन पे हमारे जो लोग प्रमुख चुनिंदे चेहरे हैं उनको घरों से उठा लिया गया। किस तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा, एक एक विधानसभाओं में 5-5 हजार फर्जी वोट डालने की एप्लीकेशन डाली गई, फर्जी वोट बनाने की। इन सब का सबूत है कुछ? सबूत दिया हमने, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी की पत्नी का वोट काटने का एप्लीकेशन डाल दिया। इसके लिए चुनाव आयोग ने ऑफिशियली एफआईआर किया, ऑफिशियली। ऐसे एक एक विधानसभाओं में 10-10, 20-20 हजार वोट काटने का काम किया, लेकिन सीधा वोट डाल दिया। आप सुनिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी आपको समझा दे रहा हूं, बार बार इस देश को जानने की जरूरत है। दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे। उनकी खुद की विधानसभा नई दिल्ली थी। 2020 के चुनाव में 1,46,000 वोट नई दिल्ली में थे। 2025 के चुनाव में 1,06,000 वोट थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट उठा के देख लीजिए। सरकार ने 40,000 के लगभग वोट उनकी विधानसभा से हटा दिए। झुग्गी झोपड़ियों के वोट काट दिए। जो गरीब तबका था, जो अरविंद केजरीवाल जी को अपने दिल से लगा के रखता था, जिसकी आन बान शान थे, उनके वोट हटा दिए। पूरे की पूरे वोट हटा दिए। समझिए 5 साल में जनसंख्या देश की बढ़ रही है, नई दिल्ली की घट रही है। और ये वो भी इतनी नहीं, 1,46,000 से 1,06,000। दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। दिल्ली का चुनाव उनका फर्जीवाड़ा जीता है। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं की जितनी हत्याएं हो सकती हैं, सब हत्याएं उन्होंने करी हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुल वोटों में मात्र 2 लाख का फर्क है। लेकिन बात वही है कि अगर पंजाब भी हाथ से निकल गया, फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा पार्टी का? पंजाब, देखिए, पंजाब हाथ से पहली बात तो निकलेगा नहीं। पंजाब में दोबारा आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की शान। दिल्ली के लिए भी कहते थे। नहीं तो आप 3 बार दिल्ली की जनता ने हमें चुना और भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा किया, मैंने आपको बताया ही। और पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार किया है। और पंजाब में जिस तरीके का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, उसमें आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी बस इस तरीके से अपने काम करे, जो 92 सीटें हमारे यहाँ थी, अगली बार 100 सीटों से ज्यादा पार होंगी। जिस तरीके की गवर्नेंस को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दिया है, पंजाब के लोग दोबारा चाहते हैं कि ये सरकार बने और उनके जो बदलाव अभी आने शुरू में, बदलाव और बड़े स्तर पर हो। पंजाब ने पहली बार विकास की नई बयार देखी है। पंजाब ने पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके स्तर पर काम देखा है। पंजाब में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो ये कहती है कि आप घर बैठो, आपके कागज हम बनवा देंगे, आप घर बैठो, आपको सड़क सुरक्षा हम देंगे। जो पहली बार ये कहते हैं कि आपके युवाओं को हम ड्रग फ्री पंजाब बनाएंगे, जो पहली बार ड्रग्स के इतने बड़े अभियान के साथ है, जो हर गांव से 4,000 से ज्यादा हमारी सरकार ने वहां एफआईआर किया, लोगों को जो लोग इस कारोबार में थे उनको खत्म किया, और उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो पंजाब के लोग प्यार करते हैं, उनको भी एक डेवलपमेंट, एक अच्छे विकास देने वाली, पंजाब को एक रंगला पंजाब बनाने वाली सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी उसके लिए काम कर रही है। अगर मान लीजिए पंजाब भी गया हाथ से, फिर क्या करेंगे? देखिए, राजनीतिक, और वैसे तो चुनाव में हमेशा लोगों के पास कोई विकल्प होता है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जो काम हम लोगों ने वहां किए हैं, उसके तौर पे निश्चित कह सकते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार दोबारा बहुत ही अच्छे बहुमत से बनेगी, और अच्छे एक नया आयाम भी हम पंजाब से देंगे इस पूरे देश को। देखिए, केंद्र की सरकार पंजाब के साथ भी ढेर सारा दोहरा व्यवहार कर रही है। पंजाब रूरल डेवलपमेंट का फंड सरकार ने 8,000 करोड़ से ज्यादा रोक रखा है। एक तरफ सरकार मनरेगा के जगह पे जी राम जी लेकर आती है, और दूसरी तरफ वही सरकार जो गरीब मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, और ग्रामीण डेवलपमेंट का फंड रोक लेती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी तरीके के रवैये होंगे, लेकिन पंजाब में जो हम लोगों ने काम किया है, पंजाब को जो एक नया तौर तरीका दिया है, उसके आधार पर वहां के लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। एक बात बताइए, 2012 में एक आम आदमी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार आता है, दिल्ली में सरकार भी बना लेता है वो आदमी, और 3 बार लगातार वो जीतता है। केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं मैं, आप उनके काफी करीब हैं। केजरीवाल जी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है?
देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि इस देश में पहले ऐसे इधर के दौर में हम लोग बहुत पुरानी समय से राजनीति को तो देखते नहीं है, पर अभी वर्तमान राजनीति में अगर कोई सबसे फास्टेस्ट और प्रॉमिसिंग डिलीवरी देने वाले नेता हैं तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस देश में जितनी भी आप मैनिफेस्टो जो भी गारंटी अरविंद केजरीवाल दें उनको पूरा करने में वो माहिर है। आप उनके रिकॉर्ड को उठा के देख सकते हैं। मैंने आपको कहा कि वो कहते थे कि मैं आऊंगा और बिजली बिल हाफ कर दूंगा, जब सरकार में आए तो बिजली बिल माफ कर दिया। इस देश में आप सोचिए, आप देख के जाइए कि केजरीवाल जी ने जो काम किए वही अब दूसरे राज्य कॉपी करते हैं। केजरीवाल जी ने कहा मैं डोर टू डोर राशन दे दूंगा, सबको फ्री राशन दूंगा, सरकार कॉपी करने पे आ गई। हमने कहा कि हम महिलाओं को मुफ्त बस की योजना दे देंगे, दूसरी सरकारों को मैनिफेस्टो उठा लीजिए, उनके मैनिफेस्टो में है। हमने कहा हम अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल दे देंगे। आप देखिए, राजनीति के केंद्र को केजरीवाल जी ने बदल दिया। काम राजनीति के केंद्र में था नहीं, लेकिन दिल्ली ने, अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति के केंद्र में काम की राजनीति को ला दिया। आम आदमी पार्टी की लोग कहते हैं कि यार देखो स्कूल अस्पताल की बात मत करो, नहीं तो अरविंद केजरीवाल पे चिपक जाएगी। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग बोलते हैं कि यार अस्पताल, स्कूल अस्पताल पर बात मत करो, ना अपने आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आ जाएगा। जो लोग संभव नहीं कर सकते थे, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कभी जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्कूलों में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ है क्या, इनर स्ट्रेंथ उनकी क्या है? उनकी इनर स्ट्रेंथ है कि देखिए वो एक IITian पर्सन रहे हैं, IIT के बाद वो इंजीनियर भी रहे हैं, उसके बाद IAS भी रहे, वो इकोनॉमिक्स भी समझते हैं, उसके बाद जन आंदोलनों में इतनी बड़ी भागीदारी रही इस पूरे देश में RTI के माध्यम से। इस देश के गरीब तबके, निचले तबके, गलियों को, कूचों को, सबको समझा उन्होंने। उसके बाद जन आंदोलन के माध्यम से सरकार में भी आए, तो उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है और उनकी बहुत बड़ी, उनका लक्ष्य क्लियर है। इस देश को बदलने का जो लक्ष्य, या भारत को नंबर 1, इंडिया को नंबर 1 बनाने का जो एक लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि उनका लक्ष्य तय है कि इस देश को बदलना है और राजनीति के केंद्र में काम को लेकर आना है और काम की राजनीति से ही आगे बढ़ना है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति को ही केंद्र में ला दिया है और उसी को लक्ष्य बना दिया है। और दिन रात वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। वो सुबह से शाम तक लेकर राजनीति के बारे में सोचते हैं, सरकार के डिलीवरी के बारे में सोचते हैं, जनता से कैसे कनेक्ट किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। और इसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि इस देश में कई जगह लोग कहते हैं अब तो केजरीवाल खत्म हो गए जी, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई जी, मनीष सिसोदिया नहीं दिखेंगे जी, संजय सिंह जी नहीं आएंगे जी। उसके बाद तुरंत थोड़े दिन बाद ये पार्टी चर्चा में आ रही होती है, पूरे देश के अखबारों की हेडलाइन होती है, सब लोग बात कर रहे होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये बात है कि इस देश की राजनीति से आज के दौर में और आने वाले दौर में आप अरविंद केजरीवाल को कभी गायब नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाकई वो इस देश की असल राजनीति की बात करते हैं। यूपी में अगले साल चुनाव आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ संगठन में आने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में यूपी में मजबूत तरीके से अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार में बढ़ी है, अपने मुद्दों को जनता तक लेके जाने में लगी हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में उनकी पदयात्राएं हो चुकी हैं। पदयात्राओं में हजारों लोग शामिल होते हैं। हम लोग रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की यात्रा को लेके जाते हैं, लोगों के बीच उनसे बातें करते हैं। पैदल उनकी यात्रा इस समय सैकड़ों किलोमीटर हो चुकी है और उसमें लोगों का बहुत बड़ा जन समर्थन मिलता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास एक ऐसे चेहरे हैं, और हमारे पुराने परिणामों भी उनके नेतृत्व में जो लड़े गए हैं, जो चेयरमैन हमारे 11 आए थे, जो हमारे पार्षद आए थे, उसको देख के लगता है कि अभी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम साथ ही चल रहे हैं और अच्छे से आने वाले समय में चुनाव में अपनी भागीदारी तय करेंगे और ये पार्टी के नेता तय करेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी पार्टी मजबूत तरीके से लगी हुई है कि हमको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और उत्तर प्रदेश में एक नए बदलाव की ओर देखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सांसद संजय सिंह जी एक मजबूत विपक्ष के चेहरे हैं, जिस तरीके से इस देश में भी हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वो किसी मुद्दे को उठाते हैं तो सब लोगों को पता है कि किसी मुद्दे को अगर संजय सिंह जी ने उठा लिया तो उसके पीछे उनके कागज होंगे, तथ्य होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। पिछली बार भी 23 से ज्यादा मुकदमे उन पर किए गए, 23 से ज्यादा मुकदमे उन पर किए गए, लेकिन क्या हुआ? कोई उनको पीछे नहीं कर पाया। आज के दौर में एक मुकदमा होता है, बड़े बड़े पार्टी के नेता घरों में बैठ जाते हैं, टिकट छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े उदाहरण हैं, लोगों ने टिकट छोड़ दी, अपने कहा नहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 23 से ज्यादा मुकदमे उन पर किए गए, उसके बाद भी मजबूती से वो लोगों के पक्ष में रहे। आज उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ियों का मामला हो, लार्जर एस्पेक्ट्स पे जो राजनीति है उसके लिए वो करते हैं। और वाकई आज की राजनीति में देखिए, वो समाजवादी सोच के नेता है
और ये सबको मानना पड़ेगा कि अब जब तक सामाजिक संघर्षों से निकले हुए आप समाज के अलग अलग वर्गों के अपलिफ्टमेंट को ऊपर नहीं करेंगे, तब तक इस देश में एम्पावरमेंट नहीं आ पाएगी। और ऐसे नेताओं की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भी कई सालों से उनके साथ रहता हूं। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के नाम पे ये मानते हैं कि सांसद संजय सिंह जी की एक जो अगुवाई है, जो उनकी सोच है, वो अच्छी है, और उनके साथ हम लोग निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो उनका एक वे चल रहा है, जो राजनीति का उनका एक ढर्रा चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारे ऐसे नेता पैदा होना चाहिए जिन तक उत्तर प्रदेश के लोगों की पहुंच हो, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को और समझते हैं, जो उनके मुद्दों को लेकर और आगे जाते हैं। और इसमें बार बार देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार लोगों को कहता हूं, आज के दौर में नेताओं की एक स्कूल ऑफ जैसे जनेश्वर मिश्रा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स थी, लोहिया स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स थी, एक विचारधाराएं थी नेताओं की, वो आज के दौर में खत्म हो गई है। रील ने और सोशल मीडिया ने विचारधाराओं को और ज्यादा खत्म कर दिया है। 20 सेकंड्स विचारधारा आ चुकी है पूरे देश में। तो ऐसे दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सांसद संजय सिंह जैसे लोग प्रदेश के राजनीति में और ज्यादा आए, प्रदेश की और देश के जो मुद्दे हैं वो और ज्यादा उठाएं। उत्तर प्रदेश में ऐसे खाटी और ऐसे देशी नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भी मैं आपको बता दूं कि जिस दौर में लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में जब आएंगे पैसे से आएंगे और पैसे से आएंगे, धुआं उड़ाएंगे, खर्चा करेंगे और चले जाएंगे, इस दौर में कुछ ऐसे नेता हैं जो बता देते हैं कि विचारों की बुनियाद और मियाद पर भी राजनीति की जा सकती है। उस दौर के वो नेता हैं। और इस दौर में सभी पार्टियों के अंदर इस तरीके के, देखिए सभी इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जितने कार्यकर्ता शामिल हैं, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करती हैं। कई लोग कहते हैं मैं 15 साल से राजनीति में हूं। मुझे कई बार सोच के लगता है करते क्या होंगे, परिवार कैसे चलता होगा, आर्थिक आय का स्रोत कैसे रहा, आगे कैसे बढ़े। कई लोगों के आर्थिक हालात बहुत कमजोर हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को अपने युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। देश की अगर कुल पार्टियां मिला दिया, मुझे लग रहा है करोड़ों में इस देश के युवा होंगे जो किसी भैया जी के पीछे, किसी नेताजी के पीछे घूम रहे होंगे। और उनको ये सोचना पड़ेगा कि भैया जी और नेताजी के पीछे घूमने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। अगर आप किसी की राजनीति में हिस्सेदारी मांग रहे हो तो अपना राजनीतिक हक मांगो। आप किसी भी तरीके से शोषण होने से बचो। अगर आप किसी नेताजी और भैया जी के साथ हो तो आप सीधी सी बात है, आप अपना राजनीतिक मांगो। आप इस लालच में मत रहो आपको ठेका पट्टा और इस तरीके से मिल जाएगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से बड़ा कोई एम्पावरमेंट इस देश में नहीं हुआ है। अगर आप छात्र हो के छात्र राजनीति को खत्म करने की बात कर रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि छात्र राजनीति के कितने फायदे हैं। और उससे कोई और नहीं मरेगा, पहले छात्र और युवा मरेगा। तो इस देश में जो राजनीति में बहुत बड़ा एक पूंजीवाद आ चुका है, राजनीति में भी पूंजीपतियों का बहुत बड़ा आ चुका है कि नेताजी रहेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा हो, 4 कैमरे लगवा के बड़ी रील बनवा के और आगे आ जाएंगे। उसके बाद से जो गांव का एक लड़का है जो बहुत दिन से अपने गांव के संघर्ष को उठा रहा हो, पीछे हो जाएगा। तो इस देश के युवाओं से भी मेरा कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के शोषण से बचें, राजनीतिक नेताओं के शोषण से बचें। किसी भी भैया जी, किसी भी इधर उधर नेताजी के पीछे, विधायक जी, सांसद जी के पीछे मत घूमिए। आप अगर आप घूम रहे हैं तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, सही समय दे रहे हैं कि नहीं। आपको उसका जो उसके उपलक्ष्य में मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि आप सालों साल लगे रहेंगे और आपको बाद में पता चलेगा कि आपका कुछ नहीं हुआ, फिर आप बैठ के दूसरों को कहानियां सुनाएंगे कि हम तो 10 साल उनके साथ थे, 10 साल उस पार्टी में थे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस देश में बहुत ढेर सारे गाँव में, शहरों में और अलग अलग स्तरों पे ऐसे युवा हैं जो बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय उनको मार देता है। किसी के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसकी पूरा राजनीति पिछड़ जाती है, या किसी के परिवार के ऐसे हालात नहीं है तो उनकी अच्छी सोच मर जाती है। तो आज के दौर में वो जनेश्वर मिश्रा जी जैसे, लोहिया जी जैसे, जेपी जी जैसे, गांधी जैसे उस तरीके का नेतृत्व नहीं रहा है। लेकिन जो भी आज के दौर में आपको संजय सिंह जैसे नेता मिले या ऐसे लोग मिले जो वाकई राजनीति को समझते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करते हैं, क्लास अपलिफ्टमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप जुड़िए। वो किसी भी पार्टी में हो, आप जो भी अपने दलों में हैं, ऐसे नेताओं को चुनिए कि जो नेता आपकी बड़ी गाड़ी देख के आपको ना चुनता हो, जो आपकी कार्य कुशलता और आपकी क्षमता को देखकर आगे बढ़ाता हो। उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा, योगी या अखिलेश? देखिए, बीजेपी हारेगी, ये तय है। इस बार का चुनाव बीजेपी को हराएगा, क्योंकि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने धोखा दिया है
ये बहुत बड़ी सोचने की बात तो है। बीजेपी हारेगा, मतलब आप अखिलेश यादव कह रहे हैं? निश्चित तौर पे समय बताएगा। बीजेपी हारेगी, ये तय है। बीजेपी का हारना तय है इस बार। बीजेपी का हारना उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार तय है। 2-3 कारण बताइए। हाँ, 2-3 कारण बताइए। देखिए, और आपने कहा निश्चित तौर पे अखिलेश जी एकदम शानदार नेता है। आप वेदाग छवि के जिस तरीके के नेता, जिस तरीके का नेतृत्व किया है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, आपको मैंने बताया किस तरीके का एजेंसियों का इस्तेमाल करके तोड़ के जोड़ के कैसे काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी आपने पूछे इनकी बुराइयां क्या, मैं तो पूछता हूं इनकी अच्छाइयां क्या। इन्होंने क्या काम किया उत्तर प्रदेश के साथ? क्या उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दे दिया इन्होंने? उत्तर प्रदेश में इन्होंने रोजगार के आंकड़े निकाले हैं। अभी हालात क्या है सोच लीजिए। उत्तर प्रदेश में अभी 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए हैं। जिस दौर में स्कूलों को खोलने का समय चल रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार में 50,000 स्कूल बंद हुए हैं। सरकारी आंकड़ों में सामने आया है 50,000, 1-2 हजार नहीं, 50,000 स्कूल बंद हो गए। आरक्षण के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला कहीं चलता है, उत्तर प्रदेश में चलता है। गरीबी का आलम कहीं बहुत बुरा है, वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है कि इसको आप सोच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में नेताओं से ज्यादा अधिकारी प्रभावशाली हो गए हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबकी मार दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ समय से नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार 2000, अभी आप समझ लीजिए 10 साल कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। आप सरकार से कहिए किसी एक यूनिवर्सिटी बता दे कि जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी हो, कोई एक बहुत बड़ा अस्पताल बना दे जो बना दी हो, जिसके नाम पे वोट मांग ले। सरकार की हिम्मत हो वोट मांग ले कि उसके नाम पे बता देगी। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से आता हूं। 2022 में वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की अनाउंसमेंट सरकार ने किया था। 2026 है, अभी जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। और जमीन अधिग्रहण के अब जाके पूरी और अस्पताल भी कहां बन रहा है? जेल की जमीन पे। अब जेल की जमीन पे बन रहा है तो पहले जेल शिफ्ट करो। जेल ऑलरेडी है वहां पर। जेल ऑलरेडी, जो बलिया का जेल है उसकी जगह पे अब अस्पताल बनेगा, तो पहले जेल को आप हटाओ, तो एक जेल को दूसरी जिले की जेल में शिफ्ट करो, या जहां भी शिफ्ट करो आप, उसके बाद वहां अस्पताल बनना शुरू होगा। आप सोचिए विकास किस तरीके से हो रहा है। 2022 में वहां पे आपने मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया, 2026 में आप जमीन हस्तांतरण, जमीन अधिग्रहण और जमीन के कागज ले रहे हो। अब कब आप लगाओगे? आपको असलियत बताऊं, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती निकलती है, डॉक्टर जाते नहीं है। आप जिलों के आंकड़े निकाल लीजिए। एमबीबीएस की भर्ती निकलेगी 100, डॉक्टर जाते नहीं है। 50 डॉक्टर फार्म भरेंगे, 50 पोस्ट खाली हो जाती है। सरकारों ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, रोजगार तक के बुरे हालात हैं। कोई भी देखिए, हम लोग दिल्ली और नोएडा में रह के हम लोग को बहुत ही ग्लोरीफाइड लगता है देश, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे तो आपको असलियत समझ में आने लगेगी। आप मेरे बलिया जिला में चले जाइए, 70% की साक्षरता है। 100 में से 30 लोग ABCD नहीं पढ़ते हैं। आप सोचिए, 100 में से 30 लोग ABCD नहीं पढ़ पाते हैं, क ख ग घ नहीं पढ़ पाते हैं। ये साक्षरता दर है। जो देश की पर कैपिटा इनकम है, इसका आधा पर कैपिटा इनकम यूपी का है, और जो यूपी का एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसका पर आधा पर कैपिटा इनकम बलिया का है। 27,000 रुपए पर कैपिटा इनकम बलिया का है। आप बलिया से आते हैं, बलिया के लिए अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? देखिए, किसी भी समाज को या किसी भी जगह को बदलने के लिए मतलब 2-3 स्तरों पे काम किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह की आमूल चूल परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा जो ट्रांसफार्मिंग एजेंट है वो यही रहेगा। उसके बाद से जिस जगह की इकोनॉमी जो है, जैसे बलिया एक कृषि प्रधान जिला है, वहां की कृषि एकदम मर चुकी है। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। मतलब आप ये समझिए, 1 एकड़ में लोग 5,000 रुपये नहीं कमा रहे हैं। फसल के हालात ये हैं। तो उस जिले, आप ये समझिए कि वो जिला पूरी तरीके से, एक जिला जो अपनी बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत को लिए पड़ा है, एक जिला जो बहुत बड़ी पौराणिक विरासत को लिया पड़ा है, लेकिन वो जिला, आज की सरकारों ने उस जिला की संस्कृति को, भाषा को, रोजगार को, कृषि को, सबको मार दिया है। देखिए, मैं सभी व्यक्तियों को अपने जिले से लगाव होता है, अपनी मातृभूमि, अपनी माटी से लगाव होता है। मेरे को भी अपने जिले से लगाव है। लेकिन जब आप जिले के आप पौराणिक गाथाओं को देखेंगे, भृगु ऋषि का जिला रहा है, पौराणिक रूप से बहुत ही बड़ा जिला रहा है। गौतम बुद्ध भी जिस जिले में आए हों, बड़े अलग अलग चीजें मिलेंगी। जो जिला 1942 में आजाद हुआ, इस देश का इतिहास कहता है कि देश को आजादी 1947 में मिली और बलिया को आजादी 1942 में मिली।
सबसे बड़ा इतिहास है कि 1942 में आजादी जिस जिले को मिली, जो पहले आजाद हो सकता है जिला, लेकिन वो कितना पिछड़ सकता है जिला, ये भी आप समझ लीजिए। अभी मैंने आपको अभी पर कैपिटा इनकम बना, अभी मैं 5-6 दिन पहले अखबार की एक खबर पढ़ रहा था, उस खबर में जिले के प्रशासन ने आह्वान किया है कि हम जिले में 16 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट रखेंगे। तो पहले आयुष्मान कार्ड मेरी नजर पड़ेगी, पहले आयुष्मान कार्ड कितने थे? तो पहले आयुष्मान कार्ड थे 9 लाख, जो अभी उन्होंने आंकड़ा दिया है। आप सोचिए कि जब इतने पहले से आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, तो अब तक 9 लाख ही आयुष्मान कार्ड क्यों बने? इसका मतलब अब तक इलाज लोगों को मिल ही नहीं रहा होगा आयुष्मान से जो फायदे हो सकते हैं। मैंने वैसे तो आपको आयुष्मान क्यों बताया कि आयुष्मान कार्ड में कितनी ढेर सारी खामियां जो आज तक सही नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी जिले में सोचिए कि किस तरीके से स्तर। 2 बड़े बड़े आंकड़ों की बात करता हूं। अभी मैं कुछ दिनों पहले नॉर्मली अपने जिले की खबरें पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं। एक अनाउंसमेंट आया कि बलिया जिले में 2000 अब तक जो आयुष्मान कार्ड बने वो इतने हैं और अब 16 लाख कर दिए जाएंगे, 9 लाख से 16 लाख। मुझे लगा इसका मतलब इतने सोच के बड़ा दुख हुआ कि इतने गरीब लोग बिना आयुष्मान कार्ड के घूम रहे हैं, आपने कभी पूछा ही नहीं। और आप कहते हैं सबको इलाज मिल रहा, कैसे मिल रहा होगा? इलाज के बिना मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा आंकड़ा मैंने देखा घर का, कि सरकार ने कहा कि हमने 70-75 हजार लोगों को घर दे दिया है और हम और 1.5 लाख को लोगों को देंगे। अब दुख की बात है, आप ये नहीं बता रहा, आप तो खुद ही बता दे रहे हो कि अब तक 1.5 लाख लोगों को घर नहीं दिया आपने। 2022 तक सबको घर देने वाले थे पूरे देश में मोदी जी। बलिया के देश से कोई बाली वाली में थोड़ा शिफ्ट हुआ है? ये सभी जिलों के हालात हैं, ये सरकार के हालात हैं जिसका असर जूझ रहा है। छोटी से छोटी चीजों पर आप देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले से भी देख रहा हूं, पानी में आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है, उससे लोगों की स्किन की बीमारियां हो रही है, लोगों के पैर टेढ़े हो जा रहे हैं, लोग सीधे चल नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत बड़े स्तर पर है। लेकिन राजनीतिक संवेदना और राजनीतिक नेताओं की संवेदनाएं और उनकी चेतनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि आज का जो दौर है लोकतंत्र का दौर नहीं है, चुप्पी तंत्र का दौर है। आज के नेता चुप्पी साधे रहते हैं। पहले के नेता बोलते थे, चिट्ठी लिखते थे, वह रिकमेंडेशन देते थे, जिले के लिए लड़ते थे। आजकल के नेता बड़े वाले नेताजी की जी हुजूरी करते हैं। तो बलिया के भी जो नेता हैं वो बड़े वाले नेताजी की जी हुजूरी करते हैं। उनके जी हुजूरी में बलिया का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि बलिया का विकास किस तरीके से होगा। बलिया में 3 फ्लाईओवर इनॉग्रेशन हुए, तीनों फ्लाईओवर में कहा गया कि तीनों फ्लाईओवर बिहार से जोड़ेंगे, तीनों के तीनों नहीं बने हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। कोई बड़ी आज एक यूनिवर्सिटी है जिसके नाम पे सरकार खुद नहीं कह सकती कि हम शिक्षा दे सकते हैं। एक छोर से दूसरे छोर जाने में 3 घंटे लगेंगे। जिले का जो क्षेत्रफल है, एक छोर से जाने में क्या विकास के इस तरीके हो सकते हैं? आप एक यूनिवर्सिटी खोल दिए, 3 घंटे बाद क्या कोई पढ़ने जा सकता है? हालात जिलों के उसी तरीके से हैं जो उत्तर प्रदेश के भी हैं। बलिया भी उन्हीं पिछड़े जिलों में आता है। एक बार मैं किसी IAS अधिकारी से बात कर रहा था, मैंने कहा आप यार बलिया पोस्टिंग ले लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, बलिया में फिर प्रमोटी IAS भेजे जाते हैं, वो पिछड़े जिलों में आता है। क्या मतलब? प्रमोटी जो PCS से प्रमोट होकर IAS होते हैं, वो IAS ही आएंगे बलिया में, क्योंकि बलिया पिछड़े जिलों में प्रशासनिक तौर पे गिना जाता है। फिर मेरी भी नजर गई, मैंने पिछले के कुछ IAS की लिस्ट गिनाई, तो देखा कि हाँ 1-2 लोग आए थे, पर अधिकतर लोगों को ऐसी प्रेफरेंस दी गई थी। तो इस तरीके की सोच है ऊपर के अमलों में भी, कि जो कि ऐसे जो छोटे जिले हैं उनके पिछड़ने का एक बड़ा कारण है कि प्रशासन के तौर पे और वहां के राजनीतिक नेताओं के तौर पे, राजनीतिक नेताओं की चेतनाएं मर चुकी हैं और वो अधिकारियों के गुलाम हो चुके हैं, और अधिकारियों की नजर पड़ती नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी जो है वो जो आका कहेंगे वो अपने जी हुजूरी में लगे हुए हैं, तो उन पे कभी इन जिलों पे नजर ही नहीं जाती, सुदूर जो जिले हैं। पूर्वांचल में मैं देखता हूँ भाषा का स्तर बड़ा खराब हो चुका है। वहाँ के भोजपुरी गानों में आप देखो तो अश्लीलता भरपूर आपको मिलेगी। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, किसी भी समाज की या किसी भी जगह की अगर भाषा खराब हो गई तो इसका मतलब उस जगह का पतन शुरू हो चुका है। आप खुद सोच कर देखिए, जिन भी स्थानों में जहाँ की भाषाएं समृद्ध हुई हैं, जहाँ की भाषाएं अच्छी हुई हैं, वहाँ सब कुछ का विकास हुआ है, सभी स्तरों का विकास हुआ है। भोजपुरी भाषा सामान्यतः इन क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा अभी भी भारत की संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं उसमें शामिल नहीं है। भोजपुरी बोलने वाले लोगों की प्रतिशतता बहुत ज्यादा है। आज भोजपुरी जब टेलीविजनों पे भी देखता हूं तो भोजपुरी समृद्धि की भाषा नहीं है, भोजपुरी टेलीविजन पे मजाक की भाषा के रूप में। आप पुरानी फिल्मों को उठा के देख लीजिए, जब कोई आदमी भोजपुरी बोल रहा है इसका मतलब वो कोई मजाक करना चाहता है, हास्य करना चाहता है। इस तरीके से कई बार प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्वांचल के जो वर्तमान के अभी
जाने माने कई ऐसे सिंगर हैं, जो लोग हैं, महिलाएं पुरुष सब उसमें शामिल हैं, उन लोगों ने वहां की भाषा को गिराने का काम किया है। पूर्वांचल की भाषा, संस्कृति, साहित्य सबको गिराने का काम किया है। वरना उसी पूर्वांचल से भिखारी ठाकुर भी आते थे, उसी पूर्वांचल में शारदा सिन्हा को भी लोग सुनते थे, उसी पूर्वांचल में ऐसे ऐसे चेहरे आते थे मेरे कि जिनके नाम पर वह वहां की चीजें आगे बढ़ते जाती थी। आपने पुरानी एक नदिया के पार मूवी देखी थी, उसके गाने के लेखक मोती बीए जी थे। सौभाग्य से मेरे दादाजी के रूममेट भी रहे हैं बहुत साल तक। अब उन्होंने नदिया के पार मूवी का गाना लिखा है, सुपर हिट मूवी थी। आप सोचिए, ऐसे कई ढेर सारे लोग हैं कि जो उसी भाषा, उसी संस्कृत से निकल के कहां उसी भाषाओं के साथ क्या क्या लिखा उन्होंने। लेकिन आज पूर्वांचल की भाषा और संस्कृति को फूहड़पन और अश्लीलता ने खराब कर दिया है। और अगर पूर्वांचल की भाषा और संस्कृति, साहित्य सबको बचाना है तो इन लोगों को इस सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। आप ये सेलिब्रिटी इनको मानना बंद कर दीजिए, ये सेलिब्रिटी आप मानना इनको बंद कर दीजिए। ये मत सोचना दीजिए कि ये क्राउड पुलर है, नेताओं को लगता है ये क्राउड पुलर हैं, ये है, उनके आधार पे इनके अलग अलग तवज्जो ली जाती हैं, लेकिन इनके आधार पर वो आपकी सब कुछ खराब कर रहे हैं। वो इस तरीके का एक माहौल भी नहीं दे रहे हैं कि जो हमारे लोगों को आगे लेके बढ़ता जाए। आज कई जगह डिजिटल में मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी पहुंच गई है। आज बिग बॉस से लेके सब भोजपुरी पे लोग आते जा रहे हैं। लोगों का कई बार सवाल होता है, कई बार लोगों को सोच के देखिए भोजपुरी क्यों ले रहे हैं। भोजपुरी के लोगों को समझना चाहिए कि आपका नंबर बहुत बड़ा है। पूर्वांचल के लोगों को समझना चाहिए कि आपका नंबर बहुत बड़ा है। जितना बाजार है, क्योंकि हेड काउंट नंबर्स होते हैं, ये सब आपके पास आएगा। जितनी दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं और जितने भोजपुरी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, सबका संख्या बहुत ज्यादा है। तो लोग मजबूरी में आपके पास आएंगे, आपको नहीं है। लेकिन आप अपनी भाषा के, अपने संस्कृति से समझौता मत करिए। आप लोग अपने त्योहारों को अपनी भाषा में मनाइए। आप लोग अपनी बोलचाल, अपनी भाषा को और समृद्ध करिए। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी चीज है उस संस्कृति को बचाइए। भोजपुरी बहुत खूबसूरत भाषा है, बहुत ही शानदार भाषा है। और जिस भाषाओं में कि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन आज फूहड़पन और अश्लीलता ने भोजपुरी को दबोच लिया है। ऐसे वक्त में लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों से भोजपुरी को बचाएं, वहां की भाषा और संस्कृति को बचाएं। जो भी व्यक्ति, इसका उपाय यही हो सकता है कि जो भी व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा हो इन क्षेत्रों में, उनको आप प्रमोट करिए। आप अच्छे से इन भाषाओं का इस्तेमाल करके ले आइए। और जो भी व्यक्ति ऐसी गंदगी और फुहड़ता फैलाता है, उसके खिलाफ आप फेसबुक पोस्ट पे अपने 5 लोगों के बीच में हर जगह बोलना शुरू करिए। जब तक सामाजिक रूप से आप उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक ऐसे लोगों को और प्रमोशन मिलता रहेगा। तो जरूरी है कि भाषा को बचाई जाए, भाषा की लिपि को बचाई जाए, इनमें और किताबें लिखी जाए। अब तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, इसमें तो भोजपुरी के गाने, किस्से, सब अच्छी अच्छी चीजें भी, लोग कविताएं भी इतना सुन रहे हैं। तो सब लोगों को जरूरी है कि ऐसे दौर में, डिजिटल दौर में भी आप अपनी भाषा को बचाने के लिए आगे आइए। अपने खान पान सबको बचाने के लिए, देखिए भाषा सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन आएगा, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज हैं। मेरे गांव में मोमोज बहुत मिल रहा है। मोमोज का क्या सेंस जाता है, 5 रुपए मिलता है। 5 रुपए में कौन सा मोमोज कितना अच्छा मिलेगा, कितनी शरीर खराब हो रही है। तो लोगों को अपने भाषा, अपने मूल से प्यार करना है, अपनी मिट्टी से प्यार करना है। वो मोमोज की जो चटनी आती है कितनी खतरनाक है, लोगों को समझना पड़ेगा। ये देखिए बातें क्या है ना कि कोई सरकार बहुत अच्छी होती, कहीं के डिपार्टमेंट अच्छे होते तो ये सब काम कर रहे होते। आज आप गांव की चौराहों पर चले जाइए, हम लोग की तरफ चट्टियां होती हैं, आप चट्टियों चौराहों पर चले जाइए, आपको सबसे घटिया स्तर के खाने के सामान मिलेंगे। कई चीजें मतलब 5-5 रुपए में बर्गर मिलेगा, और 5 रुपए भी क्योंकि लोग खरीद नहीं सकते हैं, लोगों की क्षमता कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है। और 5 रुपए में बनने वाले बर्गर की क्वालिटी क्या हो सकती है, ये सोच के रखिए आप। वो कहाँ से आता होगा, कैसे लोग बनाते होंगे, लोगों की फिर कैसे तबीयत खराब होगी, कोई सोचने वाला नहीं है। आप कल को अगर पावर में आते हैं, वैसे आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कल को मान लीजिए आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर आता है, देश में 3 चीजें बताइए, क्या आप बदलोगे? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर इस देश की एक पीढ़ी को अच्छा बनाया गया और एक पीढ़ी को अच्छा जागरूक बनाया गया, और वो हो सकता है काम शिक्षा के माध्यम से। अगर कोई एक, मैं कहूँ कि 3 आप विकल्प कहेंगे चुनने को, तो मैं एक विकल्प कहूंगा चुनने को कि सिर्फ शिक्षा को चुने और लगातार कोई सरकार काम करे इस पे, क्योंकि इस लगातार काम करने से ही बदल सकती है। और एक पूरी पीढ़ी पर काम करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि 6ठी से लेके 12वीं या ग्रेजुएशन तक आपको काम करना पड़ेगा। और ये आज इस दौर की करंट जो बहुमत की सरकार है, इसके पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन इसका विजन नहीं था। दिल्ली में हमारे पास मौका आया,
हम लोग 2 बार सरकारों में रहे, हमने एक पीढ़ी पूरी एजुकेशन दिखा दिया क्या इंपॉर्टेंस होती है एजुकेशन की। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था, उत्तर प्रदेश में राज्य में भी इनके पास मौका था, लेकिन इन्होंने किया नहीं क्योंकि इनकी प्राथमिकता नहीं थी। पहली बात तो सरकार की प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि शिक्षा उसकी प्राथमिकता होगी। सरकार को दूसरी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी समय बच्चा पैदा होने से पहले माँ को चिंता होने लगती है कि किस अस्पताल में पैदा होगा। और इस देश ने, इस लोकतंत्र ने बहुत तरक्की करी है। महिलाएं पहले 32 साल औसतन जीती थी, 32 साल आप सोच के देखिए। आज महिलाएं औसतन 60-66 साल जीती हैं, पुरुष भी जीते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि हर एक स्तर पे काम करने की जरूरत है। अस्पताल में जब बच्चा पैदा होने से लेकर जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तब तक उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसे नहीं है। 1-1, 10-10 लाख, 20-20 लाख, करोड़ों अमीरों के माफ होते मिलेंगे सरकारी आंकड़ों में। अभी आप सरकारी आंकड़े उठा लेंगे तो इस देश के अमीरों के 15 लाख करोड़ रुपए माफी के मिल जाएंगे कि माफ कर दिए गए, लोन वेव ऑफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। लेकिन आप इस देश के लिए काम करते हुए स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। आप लोग अभी भी गांव में आप चले जाइए, मैं बार बार कहता हूं, इस देश में 2011 का ही अगर आप जनसंख्या का आंकड़ा लीजिए, वैसे तो ये सरकार आंकड़ों में बहुत भरोसा रखती नहीं है क्योंकि ये सरकार आंकड़े छुपा जाती है। सब तरीके के आंकड़े इस सरकार ने बंद कर दिए हैं। इस सरकार ने लोकतंत्र को मारने के सब तरीके के, लोकतंत्र में लोग सवाल करते हैं, सवाल तब करेंगे, सवाल करेंगे तो आंकड़े देने पड़ेंगे, तो सवाल करने के सब तरीके बंद कर दिए हैं। अब चलिए 2011 का ही एक जनगणना ले लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर ही आप देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि 65% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। और आप गांव को दे क्या रहे हो? इस देश की असलियत यह है कि 1% लोग इस देश के बड़े प्रतिशत पे कब्जा किए पड़े हैं। 1% लोग 40% से ज्यादा संसाधनों पर कब्जा किए पड़े हैं। 50% आबादी के पास इतने पैसे नहीं है जितने कि 1% लोगों के पास है। सोच कर देखिए आप। 50% आबादी इस देश में 80 करोड़ लोगों के पास अभी भी राशन, जो दुकानों पर 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप लोग गांव में रहते हैं, आपने गांव के सेंट्रिक आपने कोई पॉलिसी तो बनाई नहीं। आपने क्या काम किया? आपने कृषि को ऊपर नहीं किया। आपने योजनाएं खूब चलाई जो पहले से थी और इंप्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो। आपने कहा आत्मनिर्भर भारत, और आप चाइना की छोटी सी झालर से लीजिए, आपके कमरे में देखेंगे तो 20 चीज चाइना की मिल जाएगी, क्योंकि आपने देश के कभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम ही नहीं किया। आपने सिर्फ वादे दिए, नारे दिए, आपने काम किया ही नहीं। इस देश का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। और वाकई आप मान के आइए, इस देश का जितना मेहनती इंसान है, आप जब दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे, बड़े बड़े विकसित देशों में भी, और जब वहां का इंसान देखेंगे तब समझ में आएगा कि हमारे देश का आदमी कितना मेहनती और कितना काम करता है। और हो सकता है कि उसके काम का उद्देश्य सिर्फ ये हो कि वो 2 वक्त की रोटी उसको अच्छा मिल जाए, बच्चों को खाने के लिए अच्छा मिल जाए, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि वो भी नसीब नहीं है। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे और लोगों से ये पूछेंगे महीने में दाल कितने दिन खा सकते हो, तुम अपनी क्षमता बताओ, 30 दिन दाल खाने की क्षमता यहाँ के परिवारों में नहीं है। 30 दिन में कई परिवार ऐसे हैं जो 3 दिन भी दाल खाने की क्षमता नहीं रखते हैं। और दाल मोटी खाने की क्षमता अलग है, दाल पानी मिलेगी आपको, पीला रंग मिलेगा। इस देश की असलियत है। आप लोग जाएंगे तो कई जगह हम लोग अपने छात्र जीवन में थे, लोगों को पता है जो आप कचड़े में फेंक देते हैं, लोग उसे अपने घर में ले जाकर खाना बनाते हैं। तो आपको इस देश को समझने की बात, हम सोशल मीडिया, रिटॉरिक्स, बड़े नारे, इनमें गुम हो चुके हैं। ये जो बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए हैं, नीचे की आवाज को खत्म कर चुका है और देश की इकोनॉमी अंदर से खोखली होते जा रही है। अभी वर्तमान की सरकार ने एग्रीकल्चर में अमेरिका को इजाजत दे दी। ऐसी क्यों आपने देते गए, जब ये देश हर मामले पे समृद्धता की ओर बढ़ने की बातें करता है? तो आज के दौर में भी इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। इस देश में जब जरूरत है कि हम अपने आंतरिक ढांचे को मजबूत करें, हम अपने कृषि को मजबूत करें, हम अपने व्यापार को मजबूत करें, हम अपने विदेश नीति को मजबूत करें। इस देश में सबसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी संस्थाओं पर कब्जा करने वाले लोग भारत के बैठे हुए हैं। तो वो देश अपने आप को समृद्ध क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि इस देश के जो राजनेता हैं वो इस देश के राजनेता उच्च क्वालिटी के नहीं है। इस देश की राजनीति के जो उच्च स्तर पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी प्राथमिकता इस देश को आगे बढ़ाना नहीं है। और सिर्फ उन्हीं लोगों की देन है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं आज ही आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। पूरे देश में विदेश नीति के नाम पे बहुत बड़े, इस समय युद्ध का समय चल रहा है।
युद्ध में पूरे देश में हाहाकार मची पड़ी है। एलपीजी गैस के सिलेंडर गांव से लेकर सड़कों तक नहीं मिल रहे हैं, सब जगह लोग लाइन में आ चुकी है। देश की सरकार 4 दिन पहले ये कहती है पूरे देश में कहीं भी एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस नहीं है। 4 दिन में इस देश की सरकार, इंडियन ऑयल अपने पेजेस पे जाके खूब लिखता है, लोग वीडियोस आप चेक करेंगे आपको दिख जाएगा, कोई शॉर्टेज नहीं है जी, हमने तो ऑर्डर किया जी, आ गया जी। 4 दिन बाद अभी बेंगलोर में जाइए रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, दिल्ली में रेस्टोरेंट बंद हो गए, हाईकोर्ट ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया, कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई। आप क्या कर रहे हैं? पहले नेता झूठ बोलते थे, सरकारें थोड़ा डरती थी जो उनके लोग होते थे। अब नेता भी झूठ बोलते हैं, सरकार भी झूठ बोलती है। अब सब स्तर पे नेता भी झूठ बोलेगी, सरकार भी झूठ बोलेगी, वो जिनको प्रचार देते हैं उनका टीवी भी झूठ बोलेगा, उनके लोग भी झूठ बोलेंगे। जो लोकतंत्र है उसको झूठ तंत्र में बदल दिया उन्होंने। पहले झूठ बोलने से पहले सरकारों को डर लगता था कि भी पब्लिकली आ जाएगा तो क्या होगा। अब वो सच को ही झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं झूठ बोलो, सच जो होगा देख लेंगे। तो सरकारों का ट्रेंड हो गया है। आपने विदेश नीति के नाम पे अपने देश को इतना कमजोर करने का काम किया है। ईरान को अभी भारत ने कुछ दिनों पहले अपना सरकारी मेहमान बनाया था। ईरान के जो मुखिया हैं उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए थे तो कुरान गिफ्ट किए थे, बहुत ही पुरानी लिपि में लिखी हुई। उस देश के मुखिया की मौत पे ट्वीट भी नहीं हुआ। जो हिंदुस्तान अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी के लिए पूरी दुनिया में फेमस था, आज वो अमेरिका के कब्जे में आ चुका है। वो क्यों आ चुका है? क्योंकि हमारी नेताओं की अलग ब्रांडिंग है। पहले नेताजी विदेश जाते थे, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो जो रिपोर्टर्स थे वो रिपोर्ट करते थे कि ये ट्रीटी हुई है, ये समझौते हुए हैं, इसके देश के एग्रीकल्चर में ये हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में ये हो जाएगा, हम ये सुधार कर लेंगे। आज नेताजी विदेश जाते हैं तो क्या होते हैं, नेताजी उनसे गले मिले, नेताजी ने उनको गमछा पहना दिया, नेताजी ने उनको हाथ मिला दिया, नेताजी के उतरते ही ड्रम बजने लगा, नेताजी के उतरते ही हल्ला हो गया। ये है विदेश नीति भारत की इस समय वर्तमान में, और उसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ट्रंप जैसा व्यक्ति, आप सोचिए अमेरिका में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए आपने हिंदुस्तान में वोट मांग दिया, आपने नमस्ते ट्रंप करवा दिया। आपको समझ में नहीं आता वो अमेरिका, वहां कोई भी 2 ही बार राष्ट्रपति रहेगा, कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो आपके साथ क्या बर्ताव करेगा वो। आपने नहीं समझा कि आपके लोगों के लिए क्या होगा। आपने नमस्ते ट्रंप करा दिया और आपने कहा माय फ्रेंड ट्रंप ने क्या किया आपके साथ? आपके खिलाफ खुल के बोलता है, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। जो हिंदुस्तान अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए माना जाता था, हमारी डिप्लोमेसी मानी जाती थी, हिंदुस्तान के बाजार दुनिया की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है हिंदुस्तान। भाई दुनिया के अगर इंटेलेक्चुअल ब्रेन हम पैदा करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े संघर्ष इस हिंदुस्तान की धरती ने किया है, और वैसे दौर में आप हिंदुस्तान को लेकर आगे खड़े करना है। हमारे युवाओं को आप किस तरीके का एक हिंदुस्तान दे रहे हैं आगे, यूथ आखिर किस दिशा में जाएगा। तो इसलिए कि देश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं से लोगों को वो चाहती है कि वो शिक्षा ना दे, युवा जो है बहुत ज्यादा तार्किक शक्ति की कमी हो जाए, हाथों में मोबाइल पकड़ के दिन भर 20 सेकंड की रील देखता रहे, मस्त रहे, हेलो हाउ आर यू में ही आराम से करता रहे, सरकार से सवाल ना करे। सरकार से सवाल, देखिए प्रधानमंत्री ने तो कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं है, और वो चाहता है कि अब हर तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की जाए, सवाल खत्म किए जाए। लोकतंत्र में जितने ही सवाल होंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। तो सरकार कहती है कि ऐसा करो, मजबूती लोकतंत्र में मत लाओ, मजबूती अपनी पार्टी में लाओ, अपनी पार्टी का फंड भरो, चंदा वंदा भरो। लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए कि कोई भी पार्टी बड़ी नहीं है, कोई भी नेता बड़ा नहीं है, और इस देश का इतना बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है कि 400 सीटें लाने वाली पार्टी को भी गर्त में पहुंचा दिया, और 400 सीटें लाने वाली पार्टी भी एक समय इस देश में नेता विपक्ष लाने तक के नंबर नहीं थे उसके पास। कमाल है। आज आपने एकदम उधेड़ के रख दिया सरकार को। और आपसे मैं पूछता हूं, अगर सर्वेश जी आम आदमी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, इनकी बात से आप अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में सहमत है लिख के जरूर बताइएगा, और असहमत हैं तो उसके भी कारण जरूर बताइएगा। आज लेकिन पूरा विस्तार से आपने सरकार को उधेड़ा है। नहीं, अच्छी बात है, आपने कह दिया सहमत है तो भी बताइएगा, असहमत है तो भी बताइएगा। आज की सरकार ये कहती सहमत है तो बताइएगा ही, असहमत है तो भी सहमत ही कहिएगा। इस देश का जो माहौल बना दिया है सरकार ने कि सरकार के खिलाफ में आप कुछ भी हो, हाँ ही बोलना है। सरकार के आप कोई भी हो, अगर सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तभी आप बेहतर हैं, अगर सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं
तो आप सरकार फिर आपके साथ कुछ भी कर सकती है। आप राजनीतिक पार्टी हैं तो आपको तोड़ सकती है, आपकी विधायक हैं तो आपकी सदस्यता खत्म करा सकती है, आप सांसद हैं आपकी सदस्यता खत्म करा सकती है। और मैं इस देश के युवाओं से एक निवेदन करूंगा कि देखिए, जितनी भी राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं पूरी दुनिया में, 18 से 35 साल का जो युवा है, सबसे बड़ी क्रांति वही कर सकता है। सबसे बड़े योगदान आपके पास ही है, आप ही के पास वो ब्रेन है, आप ही के पास वो ताकत है। और जितनी बार भी बड़ी मैंडेट की सरकारें आई हैं उसमें आपका ही बड़ा योगदान रहा है। तो इस युवाओं से मेरी ये निवेदन है कि आप सब लोग आगे आइए, क्योंकि जो 70 और 80 साल वाले हैं वो तो जब रहेंगे या आराम करने चले जाएंगे, लेकिन जो झेलना है वो युवा पीढ़ी को है। अच्छे स्कूल हमें चाहिए, अच्छे अस्पताल हमें चाहिए, क्योंकि हमें अपना लंबा जीवन जीना है। अपने परिवारों की चिंता हमें, अपने माँ बाप की फिक्र है और उनकी चिंता को लेकर उनको अस्पताल लेकर जाना है। तो आप लोग मुद्दों की राजनीति करने की बात करिए। इस देश में नफरत की राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और नफरत की राजनीति करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन ये समझना उनको है कि इस नफरत की राजनीति का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जितनी ज़्यादा नफरत में पड़ेंगे, आप नफरत में और ज़्यादा सर घुमाते जाएंगे, आप किसी और नहीं निकलेंगे। जो भी इनके नफरती नेता हैं वो 20 साल पहले भी नफरत करते थे और आज भी नफरत करते हैं। वो नफरत की राजनीति उनकी 20-30 साल पहले भी चलती थी और आज भी चलती थी और ऐसे ही चलती रहेगी। तो हिंदुस्तान की एक विचारधारा अपनी है, हमारे देश भारत एक खूबसूरत देश है, हमारी एक बढ़िया विचारधारा है, हमारे देश की भाषा और संस्कृति है। और ऐसे ये देश ऐसे है जिसने बुद्ध का रास्ता चुना, पूरी दुनिया को, जहां से धर्म पैदा हुआ और धर्म पैदा होकर पूरी दुनिया को एक अलग रास्ता दिखा दिया। तो इस हिंदुस्तान बहुत ताकतवर देश है। आप लोग इसकी भाषा और संस्कृति और राजनीति को समझिए। इस देश में जेपी लोहिया भी पैदा होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पैदा होते हैं। ऐसे लोगों को आप फॉलो करिए और आप देखिए कि आगे इस देश को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपना फायदा पहुंचा सकते हैं, अपने परिवार, अपने गाँव, अपने शहर का फायदा पहुंचा सकते हैं। कमाल है। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वेश मिश्रा जी, शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।